हेलो बच्चों, आइए आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। तो आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक आपका है, जैसा कि पृष्ठ रसायन चैप्टर चल रहा है उसका अगला टॉपिक है। जैसे कि अभी तक हमने उत्प्रेरक के बारे में डिस्कस किया था, उत्प्रेरक के अवस्था के आधार पर और उनके क्रिया के आधार पर काम किया गया था, उनको डिवाइड किया गया था। और अगली बार हम फिर और करने जा रहे हैं, अब क्रिया को ही क्या अलग अलग करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने सुना होगा स्व उत्प्रेरण, प्रेरित उत्प्रेरण, आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण। तो ये क्या है, ये अभिक्रिया के आधार पर डिवाइड किए गए हैं इनको। तो ये भी एक प्रकार का उत्प्रेरण का उदाहरण ही है, यानी एक प्रकार का उत्प्रेरक के प्रकार ही है। तो इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम क्रियाविधि इनकी देखेंगे। धीरे धीरे सारी चीजें करते चलेंगे। तो सबसे पहले सब लोग को नमस्कार, सबको हेलो हाय, सब लोग को गुड इवनिंग बाबू, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो फटाफट आ जाओ, देखते हैं क्या होता है आज के सेशन में। पहले हेडिंग डाल दें, उसके बाद हम आपसे एक सवाल पूछें। क्या यह हेडिंग में ना रहेगा उत्प्रेरक के प्रकार, यानी उत्प्रेरण। ध्यान देना इस बात को, उत्प्रेरण है के प्रकार, उत्प्रेरण के प्रकार, है ना। देखते हैं टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट, कैटालिसिस होगा, हो गया। अब इसके बारे में देखते हैं क्या क्या होता है। पहले ध्यान से सुनना, एक बार कमेंट कर देना क्या हमारी आवाज आपके कानों तक अच्छे से जा रही है, और उस पर लिखा हुआ जो शब्द है, जो लाइन है, वो दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मन लगा के बैठना, इधर उधर डाइवर्ट नहीं होना है, अच्छे से रहना है। चले जी सर। तो ये ये क्या लिखा मैं, उत्प्रेरण होगा, सॉरी उत्प्रेरण होगा, उत्प्रेरण हमने उत्प्रेरक कर दिया है, उत्प्रेरण होगा। उत्प्रेरण के प्रकार अब देखते हैं इसमें क्या उत्प्रेरण। वैसे तो मुख्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, तो इनको डिवाइड करते हैं। ध्यान से देखना कैसा है ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया? 3 प्रकार के। अब इन तीनों का नाम क्या है, इनका काम क्या है, इनके एग्जाम्पल कौन से है, उसको मैं बताऊंगा, आपको चिंता नहीं करना। आओ चलो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहला क्या है, स्व उत्प्रेरण। स्व उत्प्रेरण, अब की बार उत्प्रेरण बोल रहे हैं, उत्प्रेरक नहीं बोल रहे हैं, उत्प्रेरण बोल रहे हैं। स्व उत्प्रेरण, क्या स्व उत्प्रेरण यानी स्व उत्प्रेरण। अगला दूसरा क्या आपका प्रेरित उत्प्रेरण, प्रेरित उत्प्रेरण। और उसके बाद आपका तीसरा जो है वो क्या है भैया, वो तीसरा आपका है आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण। आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण। ये 3 प्रकार के होते हैं, है ना। उधर का है, ध्यान देना, दिख नहीं ना तो उधर का है क्या, आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण। अब इसकी बात करते हैं, एक एक करके सबकी बात करेंगे, सबकी चर्चा करेंगे कि ये क्या होते हैं, आखिर इन्हें क्यों इसका नाम दिया गया। अभी तक हम पढ़ रहे थे धनात्मक, ऋणात्मक, समांगी, विषमांगी, ढेर सारे पढ़ रहे थे, है ना। अब क्या आ गया, ये नया आ गया, क्या आ गया, स्व उत्प्रेरण आ गया, प्रेरित उत्प्रेरण आ गया, और क्या आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण आ गया है। तो इसके बारे में देखते हैं क्या क्या है। आखिर आया है तो फिर कुछ बात होगी, कुछ बात होगी, आया है तो कुछ बात होगी। जरा 1 मिनट बताओ, ये आपको दिखा? अगर अच्छे से समझ में आ गया इतनी बातें तो फिर आगे बढ़ें। यस सर। पानी ले रहे थे भाई, दौड़ के आए, तुरंत शुरू कर दिए हैं। ठीक, अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनना, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, एक एक करके हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलो भाई ध्यान पूर्वक ध्यान से सुनना, मैं इसमें थ्योरी लिखूंगा
जो थ्योरी इसकी बनती है थोड़ी सी आसान भाषा में, ज़्यादा टफ भाषा में नहीं लिखूंगा। मैं अपनी भाषा ज़्यादा लिखता हूँ, किताब की भाषा कम लिखता हूँ, है ना। बहुत बच्चे सोचते होंगे कि सर जी ऐसी डिफिनीशन बता देते हैं कि किताब में दिखते नहीं है, लेकिन कुछ नहीं है, इसका मतलब हलवा होता है। तो हलवा ही है, आसान ही है। इसका डिफिनीशन यहाँ लिखेंगे, इसकी डिफिनीशन यहाँ लिखेंगे और उसकी डिफिनीशन उसके अंदर लिखेंगे। सबकी लिख करके इनका एग्जाम्पल अगले स्लाइड में हम बताएंगे। तो ध्यान से सुनो, क्या है, क्या है ओ जी, सुनो जी, ध्यान से सुनना। क्या कह रहा है, स्व उत्प्रेरण। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या कोई बना उत्पाद, ध्यान से सुनना, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई बना उत्पाद, यानी कोई भी उत्पाद अगर बन जाता है और उसके कारण अभिक्रिया तेज हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्व उत्प्रेरक। और उसके कारण जो घटना होती है उसे बोलते हैं स्व उत्प्रेरण रासायनिक अभिक्रियाएं। समझ में आई बातें? अगर समझ में आ गई तो फिर चलें, लिखेंगे हम, ऐसी बात नहीं है, परेशान मत होना, हम लिखेंगे। अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसी बातें आ रही हैं तो आप चिंता करना छोड़ दो। क्या चिंता करना छोड़ दो? मैं कितनी बार बोल चुका हूं कि आप चिंता करना छोड़ दो, है ना। चलो ध्यान से देखते हैं। क्या, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई बना उत्पाद अभिक्रिया के लिए कौन आ गया भाई, अभिक्रिया के लिए, इसको सरल करो, उत्प्रेरक का कार्य करता है। अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। उत्प्रेरक क्या, उसे उत्प्रेरक और उस घटना को, उसे स्व उत्प्रेरक, ऐसा लिखो, उसे स्व उत्प्रेरक और घटना को, और उस घटना को, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा है यहाँ। और उस घटना को स्व उत्प्रेरण कहते हैं। बस इतनी सी बात है इनके लिए। यानी क्या कहा गया, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना कोई उत्पाद अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। बात कुछ ऐसी है, समझने की कोशिश करना, अपने रियल लाइफ में जोड़ देना। बहुत अच्छा एग्जांपल इसका है। बना कोई उत्पाद उत्प्रेरक, क्या अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो उस उत्पाद को स्व उत्प्रेरक कहते हैं और उस घटना को स्व उत्प्रेरण कहते हैं। ध्यान से सुनना। अब इसका मतलब यह है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया आप कराते हैं तो उसमें जब ढेर सारे उत्पाद बनते हैं, 2, 4 या 3 उत्पाद ऐसे बनते हैं, आपने रिएक्शन करा रहे हैं और देख रहे हैं कि उसमें 2 उत्पाद जब बन गए तो धीरे धीरे रिएक्शन चल रहा था दोनों उत्पाद, लेकिन एक उत्पाद ऐसा बना जो रिएक्शन बहुत जल्दी पूर्ण हो गया। यानी कि उस उत्पाद के कारण अभिक्रिया काफी तेज हो गई। तो कहने का मतलब है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है और उस अभिक्रिया में किसी एक उत्पाद के कारण अगर अभिक्रिया तेज होने लगे तो समझ जाना कि उस अभिक्रिया के लिए वो जो उत्पाद बना है पहले ना, उसके कारण क्या काम कर रहा है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है। तो उसे बोलेंगे स्व उत्प्रेरक, क्योंकि स्वयं उत्पन्न हुआ है ना, स्वयं उत्पन्न हुआ है। ऐसे आपके एग्जाम्पल में मान लेते हैं कहीं कोई प्रतियोगिता हो रही हो और आपसे कोई चीज वजन भारी भरकम उठाने की बात की जाए और आपका मूड नहीं उठाने का, या आप उठाते हो लेकिन बहुत धीरे धीरे उठाते हो, है ना, बहुत धीरे धीरे, लेकिन आपके दिमाग में एक बात आती है
कि मैं जिसको चाहता हूं अगर यहां आ जाए तो मेरे अंदर खुद ब खुद ताकत आ जाएगी। याद करना, सोच लेना, दिमाग तो पहुंच गया होगा वहां तक, क्योंकि आप लोगों का दिमाग बहुत तेज चलता है। आप सपोज दैट किसी को चाहते हो, वो व्यक्ति अगर वहां प्रस्तुत है या उपयुक्त है या उपस्थित है, तो आप क्या है उस भारी भरकम चीज को काफी जल्दी उठाओगे, क्योंकि आप सोचोगे उसे इंप्रेस करना, उसको दिखाना है, वो समझ जाए कि हाँ वाकई में हम बलशाली हैं, हम काम लायक हैं, है ना। तो ये चीज होता है कि वो व्यक्ति अगर वहां है तो आप उस वजन को, उस भारी भरकम चीज को जितने लेट उठाते थे उतने जल्दी अब उठा लिए, क्या बहुत जल्दी से उठा लिए दिखाने के लिए। तो यानी आपके अंदर उत्तेजना आई, आपके लिए वो व्यक्ति उत्प्रेरक का काम किया, जिससे स्वयं आप उत्प्रेरित हो गए, तो इसलिए क्या कहलाएगा वो घटना, स्व उत्प्रेरण कहलाएगी। ऐसे एग्जाम्पल है कि अभिक्रिया कराते हैं, उसमें एक उत्पाद ऐसा बन गया जिसके कारण पूरी अभिक्रिया फटाक से हो गई। तो जो उत्पाद जल्दी बना था, जो बना था, उसके कारण जब अभिक्रिया हुई तेज, तो उसको हम बोलेंगे क्या, स्व उत्प्रेरक, और उस घटना को स्व उत्प्रेरण बोलेंगे। एग्जाम्पल की बात मत करना, एग्जाम्पल हम बताएंगे आपके बिना कहे, आपके बिना कहे मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, उसकी चिंता मत करना। प्रेरित उत्प्रेरक क्या, ध्यान से सुनना। प्रेरित उत्प्रेरण, प्रेरित उत्प्रेरक है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वो अभिक्रिया सपोज दैट स्लो होती है, लेकिन उस अभिक्रिया में अगर हम कोई दूसरा अभिकारक मिला दें, और वो अभिक्रिया जो पहले स्लो होती थी वो अभिक्रिया काफी तेज हो जाए, क्या, काफी तेज हो जाए, मतलब किसी दूसरे के कारण उत्प्रेरित हो जाए, है ना, किसी दूसरे के कारण क्या हो रहा है, उत्प्रेरित हो जाए। यानी कहने का मतलब है कि जैसे हमारे पास सोडियम सल्फाइड होता है ना, सोडियम सल्फाइड क्या अगर ऑक्सीकृत किया जाए तो ऑटोमेटिक जल्दी ऑक्सीकृत नहीं होता है, लेकिन अगर उसे सोडियम आर्सेनाइड की उपस्थिति में ऑक्सीकृत किया जाए, सोडियम आर्सेनाइड के साथ मिला के ऑक्सीकृत किया जाए तो बहुत जल्दी ऑक्सीकृत हो जाता है। इसका मतलब है कि प्रेरित हुआ किसी के कारण, यानी सोडियम आर्सेनाइड के कारण प्रेरित हुआ, तो यहां बोलेंगे हम प्रेरित उत्प्रेरण। तो आ जाओ, यहां से लिखेंगे जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में कोई अन्य अभिकारक मिलाया जाए जिसके कारण क्या लिखे और आसान भाषा में, जिसके कारण पहला अभिकारक क्रियाशील हो जाए भाई, जिसके कारण क्या है, वो पहला अभिकारक हमारा क्या हो जाए, क्रियाशील हो जाए। अगर वो क्रियाशील हो जाता है तो बात कुछ आती है ऐसी कि जो अभिकारक मिलाया गया है उस अभिकारक को हम बोलेंगे क्या, प्रेरित उत्प्रेरक। अतः उसे प्रेरित उत्प्रेरक और इस घटना को प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। इतनी सी बात है। आ गया, क्या कहा, जैसा लिखा है वैसा डेफिनेशन, एकदम आसान से काम है और कुछ नहीं है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अन्य अभिकारक मिलाया जाए जिसके कारण पहला अभिकारक क्रियाशील हो जाए, मतलब कि एक अभिकारक ऐसा था जो क्रियाशील नहीं हो रहा था, पहले क्या था, नहीं था,
लेकिन किसी को जो मिला दिया गया वो तेज हो गया, भागने लगा, दौड़ते दौड़ते चलने लगा, क्या है, तो उसको हम बोलेंगे जो मिलाया गया है उस अभिकारक को बोलेंगे क्या, प्रेरित उत्प्रेरक, यानी वो प्रेरित करने वाला उत्प्रेरक है। और उसके बाद क्या है, जो घटना होगी उस घटना को प्रेरित उत्प्रेरण बोलेंगे, बस और कुछ नहीं। अगला क्या है, ध्यान से देखना, इसका भी एग्जाम्पल अभी देंगे, ध्यान से केवल थ्योरी पहले देखो। इसमें क्या, आकार और आत्मक, तो ध्यान से सुना, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर होती है तो उत्प्रेरण जो उसमें उपस्थित होता है उस उत्प्रेरण के आकार के कारण कुछ अभिक्रियाएं मुख्य रूप से अलग अलग तरह से आती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि उत्प्रेरक के आकार के आधार पर अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। अतः क्या, उत्प्रेरक का आकार कुछ विशिष्ट अगर है, कुछ अलग प्रकार से है, तो उसकी अभिक्रिया काफी तेज होगी। तो वो अगर उत्प्रेरक उसमें मिलाया गया है तो उस अभिक्रिया को बोलेंगे क्या, आकार और आत्मक उत्प्रेरण। ध्यान से सुनना, मैं इसकी थ्योरी लिखता हूं, भी आपको समझ में आएगा। देखिए, उत्प्रेरक के कुछ विशिष्ट आकार के कारण रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। क्या, कुछ विशिष्ट आकार उनका होगा, कुछ आकार है, उसी के कारण क्या होता है भाई, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। अगर होती हैं तो इस प्रकार के उत्प्रेरक को, अतः इस प्रकार के उत्प्रेरक को के उत्प्रेरक को आकार, क्या बोलेंगे, आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक और इस घटना को आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। बस अब इसकी क्रिया विधियां बताते हैं और एग्जाम्पल बताते हैं। तो ध्यान से सुनो, फिर से मैं बता रहा हूं, उत्प्रेरक के कुछ विशिष्ट आकार के कारण क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे इनका काम क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को कराते हैं। तो इनकी क्रिया विधि कुछ ऐसी होती है, क्रिया विधि अभी बताएंगे तो आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा ज्यादा। क्रिया विधि अभी बताएंगे, लेकिन पहले सुन लो क्या है, थोड़ा सा डिफिनीशन उसका, थोड़ा सा अर्थ, थोड़ा सा हिंट। क्या है कि जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक को मिलाया जाता है तो उत्प्रेरक क्या करता है, पहले एक अभिकारक के साथ कुछ न कुछ आंशिक रूप से क्रिया करता है। आंशिक रूप से क्रिया करने का मतलब कि उसका आकार कुछ ऐसा होता है कि उसमें अभिकारक के आकार की तुलना में जब समानता प्रदर्शित आता है तो वो दोनों आकार एक दूसरे से क्या होते हैं, फिट हो जाते हैं। फिट होने के बाद, यानी ताला चाबी की तरह, आपने ताला चाबी तो सुना होगा ना, ताला चाबी जैसे ताले में चाबी फिट हो जाती है, तो उसकी तरह क्या होता है, उत्प्रेरक में एक अभिकारक क्या होता है, फिट होता है। और उसके बाद क्या होता है, दूसरे स्टेप में जब दूसरा अभिकारक आता है तो वो अभिकारक क्या है, वो अभिकारक क्या उसके साथ फिर क्रिया करता है और उस उत्प्रेरक को अलग करके उस अभिकारक को अपने साथ रख लेता है। यानी इस प्रकार से दूसरे स्टेप में क्या होता है, हमारा उत्प्रेरक जो होता है वो अलग हो जाता है और उत्पाद क्या है, नया बन जाता है। तो वो कब हुआ, आकार के कारण हुआ, यानी कुछ आकार ऐसा हुआ उत्प्रेरक का जिसके कारण वो जल्दी से उसके पास आया, वो चिपक गया, चिपकने के बाद अगले स्टेप में वो दूसरे के साथ चिपक गया और वो निकल गया। इस तरह से ये होता है। तो आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक बोलेंगे और उस घटना को आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण कहेंगे। तो समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो फिर आगे चले। एग्जाम्पल तो हम बताएंगे ही, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो।
पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। कहाँ चले गए? स्क्रीनशॉट ले लो पहले 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 स्क्रीनशॉट लो, उसकी बाद बताते हैं, उसके बाद बताते हैं भाई क्या होगा, है ना। हाँ स्क्रीनशॉट लेने के बाद ही कुछ चर्चा होगी। चलें चलें चलिए। हाँ हो गया। अब मैं एक एक का एग्जांपल लिखूंगा अगली स्लाइड में। स्क्रीनशॉट हो गया है तो फिर आगे चलते हैं। चलो भाई स्क्रीनशॉट हो गया। अब ध्यान से देखना, एक का एग्जांपल लिखेंगे। पहला किसका एग्जांपल? पहला एग्जांपल किसका है? स्व उत्प्रेरण का। स्व उत्प्रेरण। स्व उत्प्रेरण में ऑक्सैलिक अम्ल को जब अम्लीय माध्यम में फिर पुनः क्या किया जाता है? ऑक्सीकृत किया जाता है, अपघटित किया जाता है। तो वो कुछ टाइम लेता है, समय लगता है, जल्दी नहीं होता है। लेकिन अगर उसमें हम पोटेशियम परमैंगनेट मिला देते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट मिला देते हैं, है ना, तो क्या होता है? वो पोटेशियम परमैंगनेट हमारा उसके कारण, यानी पोटेशियम परमैंगनेट के कारण वो क्या होता है? काफी तेजी से रिएक्शन हो जाता है। तो काम क्या हुआ कि पोटेशियम परमैंगनेट जो हमारा है उसको मिलाने से क्यों हुआ? अब तो सोचोगे सर जी ये तो प्रेरित उत्प्रेरक का एग्जाम्पल है। नहीं, लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट जब मिलाते हैं तो उसमें से क्या बनता है? मैग्नीज आयन होता है, यानी क्या? मैग्नीज आयन आता है। और मैग्नीज आयन आने के कारण वो अभिक्रिया काफी तेज होने लगती है ऑटोमेटिक। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये अभिक्रिया क्या होगी? स्व उत्प्रेरण होगी। क्या होगी? स्व उत्प्रेरण। समझ में आया? चल देखते हैं, ध्यान से देखना। क्या देखना? पहले ऑक्सैलिक अम्ल जो होता है, पहला रिएक्शन, एक स्लॉट में एक ही रिएक्शन लिखेंगे। पहला रिएक्शन क्या है? ऑक्सैलिक अम्ल हमारा क्या? COOH सिंगल बॉन्ड COOH। ये हमारा क्या? ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का जब अपघटन करते हैं इस प्रकार से H2SO4, है ना, यहां कुछ नहीं रहता है। जब यहां कुछ नहीं रहता है तो ये क्या होता है? जल्दी अपघटित नहीं होता है। क्या? जल्दी अपघटित नहीं होता है। यह कहने का मतलब कि टूटता नहीं। लेकिन परंतु अगर हम इसके साथ रख करके, किसके साथ? पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 लाल दवा और अम्लीय माध्यम में H2SO4 के साथ अगर काम करते हैं तो ये क्या होता है? पूरी तरह से अपघटित हो जाता है। आप कहोगे सर जी कैसे अपघटित हो जाता है? ये कैसे अपघटित हो गया? हमको तो पकड़ में ही नहीं आया, है ना। पकड़ में आएगा। क्या हुआ कि इसके कारण जब ये आया तो ये मैग्नीज आयन बनेगा सबसे पहले, क्योंकि कोई अपक्रिया होती है तो पहले अपने आयनों में टूटती है। ये जब आयन बनेगा ना, मैग्नीज आयन जैसे बनता है वैसे क्या होता है? इसके कारण ये फटाफट जुड़ने लगते हैं एक दूसरे के साथ, फटाफट जुड़ने लगते हैं। इसके कारण ये तुरंत क्या होता है? टूटने लगता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनने लगता है। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनने लगता है। आप चाहो तो इसकी जगह पे आप ऐसे लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? CO2 प्लस H2O और यहां लिख देना क्या? धीमी गति से, है ना, धीमी गति से ऐसे लिख दो भाई। चलो लेकिन आगे क्या? जब इसको मिला दिया गया तो ये क्रिया काफी तेज हो गई, और काफी तेज हुई तो क्या क्या बना? ध्यान से देखना, क्या क्या बना। पहले बना हमारा क्या? मैग्नीज सल्फेट MnSO4 और प्लस हमारा क्या बना? पोटेशियम सल्फेट K2SO4 और प्लस हमारा बना कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्या? CO2 और प्लस H2O। इतने उत्पाद बने, यानी कि यही अपक्रिया काफी तीव्र गति से हो गई। क्या हो गई? काफी तीव्र गति से हो गई। क्यों हुई? इसका रीजन यही है कि इस अपक्रिया में जैसे हमने पोटेशियम परमैंगनेट मिला के रिएक्शन कराना शुरू किया
तो पोटेशियम परमैंगनेट जब उसमें मिला था और उसके बाद जो नया उत्पाद बन रहा था, इसमें ये वाला, सिर्फ ये वाला टर्म, ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म जो है जैसे ही बना पहले, वैसे क्या हुआ, उत्प्रेरक का काम वो करने लगा इनके लिए। अब ये उत्प्रेरक का काम इनके लिए जब करने लगा तो यह क्रिया काफी तेज होने लगी। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। हो गया, हो गया, अब तो समझ में आया। हाँ, बैलेंस करने के लिए बैलेंस कर लो, बैलेंस कर लो भाई, इतना हो जाएगा, चिंता मत करो, करो 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 करो। यहां से ये कितना पोटेशियम, एक बार वहां 2 बार है तो यहां 2 लगा दो, फटाक से लगा दो, बिना सोचे समझे 2 लगा दो, है ना? हाँ, बिना सोचे समझे 2 लगा दो, चिंता नहीं करनी चाहिए, तुरंत लगाना चाहिए, तुरंत। हाँ हाँ भाई, तुरंत लगाओ, यहाँ 2 लगा दो। ये मैग्नीज 2 हो गया तो मैग्नीज 2 लगा दो, यहाँ 2 हो गया ना। अब आगे फिर से काउंट करो, मैग्नीज 2 हो गया, सल्फेट कितनी बार हो गया, 2, यहाँ नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ अकेले है सल्फेट, है ना? और सल्फेट अकेले कैसे है, यहाँ 2 सल्फेट है, यहाँ 1 सल्फेट, अकेले नहीं है, 2 और 1 3 सल्फेट, तो 3 यहाँ लगा दो, 3 बार SO4 है, 3 लगा दिए। उसके बाद हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन की बात आ गई। हाइड्रोजन कितनी बार है, ध्यान से देखना, यहाँ 2 बार हाइड्रोजन, यहाँ 3 दूनी 6 बार, 6 2 8 बार इधर पूरी तरह से, और इधर कितनी बार है, केवल 2 बार है। अगर यहाँ मैं 4 का गुणा कर दूं, कर सकता हूं, ऑक्सीजन की मात्रा ध्यान देना, 4 दूनी 8, और अगर मैं यहाँ 4 का गुणा करता हूं, 4 2 6 होगा सिर्फ और सिर्फ, और ये भी तो है। हाँ, एक चीज और, ये मेरे पास कार्बन कितनी बार है, कार्बन हमारे पास कितनी बार है, इधर 2 बार है और उधर कितनी बार है। अब बताओ, ये तो बैलेंस हो गया भाई, इनका काम था बैलेंस हो गया, सिर्फ और सिर्फ ये बचा है। और जब सिर्फ और सिर्फ ये बचा है तो आप जानते हैं क्या करना है, इसके साथ बैलेंस करो। अगर आप यहां लगाते हो, सपोज यहां नहीं, वहां अगर 2 लगाते हो तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। और हाइड्रोजन की केस में अगर बात करना चाहते हो तो यहाँ 8 है, वहां 4 का गुणा कर दोगे तो 4, यहाँ 2 दूनी 4 और 4 8 हो जाएगा। 8 ऑक्सीजन हुआ, लेकिन इधर क्या, 4 दूनी 8 और ये 4 12 है, यानी काफी ज्यादा ऑक्सीजन है ना? तो एक काम करो, इधर भी नंबर का गुणा करो, उधर भी नंबर का गुणा करो, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, है ना? अब हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन की तुलना फिर से करते हैं। यहां से अगर मैं यहाँ 2 का गुणा कर दूं तो ये हुआ, और अगर मैं यहाँ 2 का कर दूं तो ये 4 हो जाएगा, और 4 का गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8 और वो 4 कितना 12 तो हो जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा हाइड्रोजन ज्यादा, और हाइड्रोजन ज्यादा जब हो जाएगा तो ये बराबर नहीं होगा। फिर से गुणा करो, 3 से गुणा करो, 3 दूनी 6, यहाँ 6 का गुणा करो, 6 दूनी 12, ऑक्सीजन ज्यादा होता जा रहा है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो रहा है। 4 से गुणा करो, 4 से भी 4, 4 दूनी 8, और यहाँ 8 कर देंगे, 8 दूनी 16, और 4 यहाँ हो गया, 4 दूनी 8, और यहाँ 8 दूनी 16 आ गया, कुछ तो काम हुआ है। अगर हम नहीं, ये तो बैलेंस नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन नहीं हो रहा, 5 करो, यहाँ 5 करते हैं, देखते हैं 5 करें, 5 दूनी 10, यहाँ एक बार 10 लिख के चेक करो, 5 दूनी 10 हो गया। ऑक्सीजन की बात करें और हाइड्रोजन की बात करें, पहले हाइड्रोजन की बात करें, यहाँ 2 हाइड्रोजन, 5 दूनी 10, यहाँ 3 दूनी 6, 10 और 6 16, यहाँ केवल 2, 8 दूनी 16 हो गया, 8 दूनी 16। अब हमारे पास ऑक्सीजन केवल बचे, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 4 बार है, 4 पंचे 20, और ये 4 दूनी 8 28, यहाँ क्या हो जाएगा, 10 दूना 20, 20 8 28 हो गया यार, बैलेंस हो गया। इतने बड़े नंबर पे बैलेंस हो, बताओ, ये आपका ऑक्सैलिक एसिड है। अब बताओ, आपको आया समझ में, ऑक्सैलिक अम्ल है, और ये आपका पोटेशियम परमैंगनेट है। इतने तो जानते हो भाई, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, पोटेशियम परमैंगनेट जान जाओगे तो पढ़ने ही नहीं आओगे ना, इसलिए थोड़ा कम बताना चाहिए। पोटेशियम परमैंगनेट, आगे क्या, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये क्या, मैग्नीज सल्फेट अर्थात
क्या है, मैग्नीज सल्फेट है, मैग्नीशियम नहीं पीना, मैग्नीज सल्फेट। और ये क्या, पोटेशियम सल्फेट, ये कार्बन डाइऑक्साइड, और वो क्या, जल। ये आपका हुआ स्व उत्प्रेरित, क्या स्व उत्प्रेरण का एग्जाम्पल। स्क्रीनशॉट लो, नोट करो। इसमें बैलेंस करने के लिए यहाँ 5 लगा दो, 5 बैलेंस हो गई, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। नहीं, जो दूसरा है इसे कैसे यहाँ 8 लगाए, 8 नहीं लगा सकते यहाँ। ऑक्सीजन तो हो गया, 4 पंचे 20, 10 दूना 20, यहाँ ज़्यादा हो गया, यहाँ गलत। इसको ऐसे इसमें कुछ मत करो, इसमें मिलाना पड़ेगा, है ना। हो गया। तो क्या हुआ कि ये हमारा जो है अभिक्रिया है वो क्या है, स्व उत्प्रेरण। अब बात करते हैं किसकी, प्रेरित उत्प्रेरण की। जल्दी से आओ, देखो स्क्रीनशॉट लो, फटाक से स्क्रीनशॉट लो, हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। हो गया, चलो अगले स्लाइड पे हम किसका एग्जाम्पल बताने वाले हैं। एग्जाम्पल हमारा किसका होगा, प्रेरित उत्प्रेरण का। किसका, प्रेरित उत्प्रेरण का। प्रेरित उत्प्रेरण में क्या होता है, जब मैं बादल बन जाऊं, गाना नहीं गाना है, तुम भी बारिश बन जाना, नहीं तुम सवाल लगा लेना। आ जाओ, क्या हुआ, प्रेरित उत्प्रेरक की अगर बात करें तो इसमें क्या कहा गया था, किसी दूसरे के कारण। तो सबसे पहले सोडियम आर्सेनाइड को, जब सोडियम आर्सेनाइड को ऑक्सीकृत किया गया, है ना, जब सोडियम आर्सेनाइड को, यहां से पहला रिएक्शन क्या हुआ, सोडियम आर्सेनाइड Na3ASO3, सोडियम आर्सेनाइड, यही है ना, यही तो है, चेक कर लेना, चेक कर ले भाई, नहीं कहोगे सर जी गलत हो गया। सोडियम आर्सेनाइड एकदम सही है, Na3ASO3। सोडियम आर्सेनाइड को अगर ऑक्सीकृत करते हैं हम वायु की उपस्थिति में, तो ये क्या होता है, ऑक्सीकृत नहीं होता है। क्या होता है, ऑक्सीकृत नहीं होता है। और एक चीज और, सोडियम सल्फाइड को जब ऑक्सीकृत करते हैं, सोडियम सल्फाइड को वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करते हैं, तो ये क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या, ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकृत हो करके ये उत्पाद जो बनाता है, सोडियम सल्फेट बनाता है, Na2SO4, ये उत्पाद बना लेता है। अब बात आती है कि सर ये तो ऑक्सीकृत हो गया, ये नहीं हुआ, लेकिन मैं क्या किया, इनको एक साथ कर दिया, इनको एक साथ करके ऑक्सीकृत करना शुरू किया, तब तक ये भी ऑक्सीकृत हो गया, तब तक वो भी ऑक्सीकृत हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो ऑक्सीकृत नहीं होता था, वो उनके कारण ऑक्सीकृत होना शुरू कर दिया, है ना, उनके कारण ऑक्सीकरण होना शुरू कर दिया। और जब शुरू कर दिया तो अब हम क्या करेंगे, अब तो हम कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं, है ना। अब हम कुछ ना कुछ ऑक्सीकृत क्या है, कर सकते हैं। चलो, जब दोनों को एक साथ मिला दिए तब क्या हुआ, तब बहुत बड़ा काम हो गया। सोडियम सल्फाइड NaSO3 हो गया, और प्लस सोडियम आर्सेनाइड Na3ASO3 ये हो गया, और आपका मिला दिया वायु, और बन गया, ये दोनों ऑक्सीकृत हो गए, दोनों ऑक्सीकृत हो गए भाई, दोनों हो गए, है ना, दोनों हो गए ऑक्सीकृत। बनेगा आपका Na2SO4 और प्लस ये क्या है, ये क्या है, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का है, ASO3, सीधा ASO3 नहीं, AS2O3 होगा, ये बन जाएगा AS2O3 बन जाएगा। और जब ये बन गया, उत्पाद बन गया, बस इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी ऑक्सीकृत हो गया, ये भी ऑक्सीकृत हो गया। यानी ये अभी तक नहीं होता था, लेकिन जब इसको मैंने इसके साथ मिलाया तो ये ऑक्सीकृत हो गया। अतः इस अभिक्रिया में ये बना प्रेरित उत्प्रेरक, और पूरी अभिक्रिया बन गई प्रेरित उत्प्रेरण। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से मैं लिख दूं यहां, अतः, चलो लिख देता हूं, अतः इस अभिक्रिया के लिए, अतः इस अभिक्रिया के लिए Na सोडियम सल्फाइड NaSO3 प्रेरित उत्प्रेरक का कार्य
करता है। बस बताओ इतना आसान क्या चाहिए आपको, अब क्या दे दें हम, हाँ कितना मिल जाएगा, बहुत कुछ दे दिया गया। अब ऐसे ध्यान ले लेना, एक सवाल इस पे बना लेना कि भैया अगर सोडियम आर्सेनाइट हमारा है, आर्सेनाइट, और उसको वायु की उपस्थिति में या वायु के साथ ऑक्सीकृत करना चाहते हैं तो क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। क्या, कुछ नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, सोडियम आर्सेनाइड को वायु के साथ ऑक्सीकृत करते हैं परंतु सोडियम सल्फाइड की उपस्थिति में, अगर सोडियम सल्फाइड की उपस्थिति है तो काम करेगा, वहां वो ऑक्सीकृत हो जाएगा और ऑक्सीकृत हो करके वो सल्फेट बनाएगा। इसके हिसाब से आपको बैलेंस करना है, बैलेंस करो, करो बैलेंस, क्या करना है, जितना मन करे उतना करो बैलेंस, है ना। चलो कर लो बैलेंस भाई। अगर यहाँ आप मानते हो यहाँ 2 कर दो, और अगर आप चाहते हो सर जी बैलेंस कर दीजिए, आप तो भाग जाते हैं, बैलेंस नहीं करते हैं, तो हम कर देते हैं भाई। तुमसे नाराज नहीं होना है हमें, है ना, तुमसे नाराज नहीं होना है हमें, ना ना बाबा ना ना। यहाँ कुछ गड़बड़ होगा, इसको रोको, इसको रोको भाई, इसको 2 करो यहाँ से। अगर ये 2 तिहाई 6 हो गया है ना, और 2 ये हो गया तो कितना हो गया, यहाँ से 2 तिहाई 6, 2 8, और यहाँ लगा देंगे हम 4, 4 दूनी 8। तो भाई सल्फर भी तो गड़बड़ हो गया, कुछ और बनेगा क्या लग रहा है। चलो चिंता मत करो, यहाँ अब हो गया 6 और 2 8, ये हमारा बन गया इतना। बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। अगर बना है तो ऑक्सीजन अलग हो रहा है, और हमारे पास क्या अलग हो रहा है, 6 बार ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन अलग हो रहा है, और सल्फेट जो हमारे हैं ये 4 बार है। 1 बार और होगा, लग रहा है कुछ और होगा। यहाँ से इसको मिटाओ, इसको करो यहाँ 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 3 7, और यहाँ से हो जाएगा कितना, 3 का गुणा करो, 3 दूनी 6, लेकिन 3 दूनी 6 हो जाएगा तो एक सल्फेट यहाँ तो बच जा रहा फिर। 6 3 9, 3 दूनी 6, 3 9, और 3 दूनी 6 हो गया, और उधर बचा है 3, बच गया है 3 बचा है, तो कुछ काम करना पड़ेगा। यहाँ से सल्फेट भी निकल के आएगा, और 3 सल्फेट हो गया बराबर, 3 सोडियम बचा है। ये सोडियम हमारा क्या करेगा, इसके साथ क्रिया करके अलग अलग बनाएगा, यानी क्या, सोडियम प्लस करके क्या आएगा, Na2O आएगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए आप एक एक नंबर बढ़ा सकते हैं। हाँ हो जाएगा। ऑक्सीजन 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ सल्फर ये 3, 2 उधर है। 2 लगाओ, सही है। क्या हो जाएगा, यहाँ 2 लगा दो, 3 दूनी 6 हो गया, और वहाँ 2 लगा दो, 2 दूनी 4 हो गया, और हमारे पास ऑक्सीजन जो हमारा है, ये ऑक्सीजन तो इसके साथ हो गया, 3 दूनी 6, 2 8, और वहाँ 2 और 3 2 5, और बचा आपके पास अभी भी ऑक्सीजन बचा है, और अभी भी हमारे पास क्या है, सोडियम बचा है। तो इसकी मात्रा हम बढ़ा सकते हैं। ये देखो 3 दूनी 6 इसका लिए इसके हो गया, 2 तिहाई 6 इसके लिए हो गया, 2 दूनी 4, 2 सोडियम बचा है। नंबर बढ़ाना है, केवल और केवल नंबर। अब इसको इसके साथ जोड़ सकते हो आप, तो वहां 3 लगा सकते हो, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ऑक्सीजन भी आपका एक साथ कर दो भाई। अगर आपके दिमाग में आता है कि सर एक काम करिए एक साथ कर दीजिए, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ Na2O, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो यहाँ लगा दो 3, और ऑक्सीजन हमारे पास हो गया कितना, 3 दूनी 6, 2 8, और 3 निकाल दिए, तो ऑक्सीजन अब उड़ा दो। बाकी ऑक्सीजन उड़ा दो, तुम चिंता मत करो, बाकी ऑक्सीजन तुम उड़ा सकते हो। यहां से लिख देना ऑक्सीजन, और ये हो गया क्या भैया, रफू चक्कर। ये होता है रासायनिक अपक्रिया का नियम। आप बैलेंस करेंगे, बैलेंस करते 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 मेन उत्पाद यही है। इस बात को मत सोचना कि सर जी आपने बाद में पहले इतना लिखा था बाद में उतना लिखा। मेन उत्पाद आपका इतना ही है, आगे जो आता है वो बैलेंस करने के हिसाब से वो क्या है, मतलब कहने का उसमें छिपा रहता है ना। कभी रिएक्शन आपने देखा होगा, ऐसी ऐसी अपक्रियाएं जो क्या होती हैं, उत्पाद आपके बहुत कुछ होते हैं लेकिन लिखा है मेन में लिखा रहता है।
तो मेन यानी मुख्य लिखा रहता है, बाकी चीजें नहीं। अब बैलेंस करते समय आपको इस बात का ध्यान देना, अगर ऑक्सीजन गैस कोई निकल रहा है, कोई गैस, तो वो गैस उड़ सकती है, वो दिखाई नहीं देगी, इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी है, वो ऑक्सीजन उड़ गया है। यहाँ कितना ऑक्सीजन लिया गया ये नहीं पता है। चले अब हम आकार वर्णात्मक का एग्जाम्पल बताने वाले हैं। आकार वर्णात्मक का आ गया? अगर आ गया तो फिर आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें। चलो देखते हैं क्या होता है। हो गया? हाँ चलो चलें। स्क्रीनशॉट ले चुके हैं? हाँ सर हो चुका। आगे चलते हैं। अब मैं एग्जांपल किसका बताने वाला हूं? किसका एग्जांपल बताने वाला हूं? आकार वर्णात्मक का। आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण का, आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण का। यहां से ध्यान से सुनना। आपने पेट्रोलियम का नाम सुना होगा ना? पेट्रोलियम जो हमारे होते हैं उसको संशोधित करके अलग अलग प्रकार के पेट्रोल निकाले जाते हैं, तेल निकाले जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब हम पेट्रो रसायन को क्या करते हैं भैया, आराम से बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर इसको अपघटित करते हैं तो अन्य ईंधनीय ईंधन के रूप में उपस्थित होता है। मतलब अन्य प्रकार के ऑयल निकलते हैं, अन्य प्रकार के तेल निकलते हैं। अन्य प्रकार के तेल आते हैं, या कह सकते हो हाइड्रोकार्बन युक्त यौगिक आता है। क्या आता है? कहां गया? हाइड्रोकार्बन युक्त यौगिक आता है। आप ये भी लिख सकते हो हाइड्रोकार्बन युक्त यौगिक, है ना? ये निकला। लेकिन अगर मैं इसी में जियोलाइट मिला दूं, एक जियोलाइट का नाम सुना होगा ना आपने, उत्प्रेरक होता है। वो जियोलाइट का उत्प्रेरक आकार कुछ ऐसा होता है, जैसे कहने का मतलब है कि कहां गया, सपोज दैट मान लेते हैं ये बुक है, ये डायरी है सर जी की। हाँ ये क्या है? सपोज दैट ये जियोलाइट है। जियोलाइट में इसमें क्या होता है, कुछ विशेष प्रकार के छिद्र होते हैं जिसे मधुकोश के नाम से जाना जाता है। क्या? मधुकोश के नाम से जाना जाता है। अब ये विशेष प्रकार के जो छिद्र हैं उसमें जब हम पेट्रो रसायन से क्रिया कराते हैं, मतलब पेट्रो रसायन को मिलाते हैं, तो उस छिद्र के साथ पेट्रो रसायन मिलता है और मिलने के बाद अलग अलग तरह से वो अपघटित होता रहता है। और ये बाद में क्या होता है, जियोलाइट फिर अलग हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमने जियोलाइट को मिलाया है तो जियोलाइट के अंदर या फिर उसके पृष्ठ पर या उसके सतह पर मधुकोश होते हैं, ढेर सारे मधुकोश होते हैं, मतलब ढेर सारे छिद्र होते हैं, है ना? ढेर सारे छिद्र होते हैं। तो उसके कारण हमारा जो पेट्रो रसायन है वो बहुत जल्दी ही अपघटित हो जाता है हाइड्रोकार्बन में। क्या? पेट्रो रसायन है ना? हाँ पेट्रो रसायन, ये आपका लास्ट एग्जांपल है। जब हम यहां जियोलाइट मिलाते हैं, क्या? जियोलाइट मिलाते हैं। जियोलाइट एक प्रकार का उत्प्रेरक है। ये क्या? उत्प्रेरक है, आप जानते हैं। हो गया? उत्प्रेरक है। उसके आगे जब बात की जाती है तो ये हाइड्रोकार्बन ही निकालता है। क्या? हाइड्रोकार्बन ही, हाइड्रोकार्बन युक्त यौगिक, हाइड्रोकार्बन युक्त यौगिक। क्यों? क्योंकि इसका कारण यही है कि इसके अंदर अतः जियोलाइट ये जियोलाइट होता है, जियो है ना? तो हम भी जियो लिखेंगे। जियो सुने ना, जियो सिम आया। जियोलाइट के अंदर एक विशेष प्रकार हो गए कि मधुकोश
मधुकोश होती हैं जिसके कारण यह अभिक्रिया शीघ्र संपन्न हो जाती है। बस, यानी विशेष प्रकार की मधुकोश होते हैं। एक बार कमेंट कर देना, आ गया समझ में? समझ में तो आया होगा, मुझे वादा है, इतना पक्का है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि अब इसके आगे जो बताने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समय लगेगा, अगली क्लास का टाइम हो रहा, पता है आपको। इसलिए आप एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर आ गया, और अच्छे से सुनो, अच्छे से समझने की कोशिश करो। तो चलते हैं, अगले दिन मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। स्क्रीनशॉट ले लो, उसके आगे जो आएगा वो डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। चलते हैं, अगले दिन मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।